अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 12वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 12वीं किस्त। सरदारनी साईं थोड़ा सा और पी लें, फिर आपने दवा भी लेनी है। सागवान ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने इसे शबनम अपनी ज़िद्दी सरदारनी के नखरे करते दिखाई दी थी। मैंने इतना तो पिया है, अब बस करो और मेडिसिन दो मुझे। आयशा से डबरते करीब आते जागवान को नहीं देख पाई थी। मुझे दें ये। जागवान ने शबनम से बाल थाम लिया था। इसे देख शबनम फ़ौरन आयशा के पास से उठी थी और साथ ही जागवान को आयशा की जानिब सूप का चम्मच बढ़ाते देख वो हैरान भी हुई थी। इसने अपने सरदार को पहली बार ऐसा कुछ करते देखा था। सरदारनी साहिबा पी लें। जागवान ने चम्मच उसके होंठों के करीब लाते वार्न करती निगाहों से उसे देखा था, जिस पर शबनम का ख्याल करते इसे न चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा था। जबकि शबनम एक जानिब सर झुकाए खड़ी के नखियों से इन दोनों को देखती दिल ही दिल में अपने सरदार और सरदानी की नज़र उतार रही थी, जो उसका ख्याल करते आंखों ही आंखों में लड़ने में मसरूफ़ थे। साई में जाऊँ? शबनम जागवान के हुक्म की मुंतज़िर थी। नहीं, मेरे सर दर्द है, तुम यहीं रहो, मेरा सर दबाओ। अनायशा जागवान के साथ रूम में अकेला होने के एहसास से घबराते जल्दी से बोली थी, जबकि शबनम ने बेचारगी से जागवान को देखा था। तुम जाओ शबनम, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी सरदानी को। जागवान अच्छे से समझ रहा था। जागवान की जानिब से हुक्म मिलते ही शबनम फ़ौरन निकल गई थी, जिस पर अनायशा ने उसकी पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। वो हमेशा वही करेगी जो मैं कहूँगा। यहाँ मौजूद हर फर्द मेरे हुक्म का ताबे है सरदारनी। जागवान ने उसे सारा सूप पिलाकर मेडिसिन दी थी। अनायशा के हाथ से हाथ टच होते वो परेशान हुआ था, क्योंकि अनायशा का वजूद तेज़ बुखार में तप रहा था। मेडिसिन लेती वो तकिए पर सर रख गई थी। सरदारनी आंखें खोले। जागवान ने उसके करीब बढ़ते झुककर उसका गाल थपथपाया था। मुझे नींद आ रही है। अनायशा ने उसके बुलाने पर किस्मजाते उसका हाथ थाम लिया था और वो बुखार और मेडिसिन के ज़ेरे असर वो एक बार फिर गनूदगी में जा रही थी। सागवान के बाजू पर सर टिकाया और वो गहरी नींद में जा चुकी थी, जबकि सागवान ने यकटक अपने साथ लगी अपनी सरदानी को तके गया था, जो होशो हवास में इसे करीब भी भटकने नहीं देती थी, मगर हवास खोते ही वो सिर्फ इसकी पनाहगाही में तलाशी रहती थी। सागवान झुका था और इसके दोनों लाल गुलाबी फूले रुई जैसे गालों को होंठों से छू गया था। इसे पहले दिन से अनायशा के फूले से नम गाल बहुत पसंद थे। उसके तपिश ज़्यादा लम्स पर अनायशा नींद में किस्मसाती मजीद इसके करीब सिमट आई थी। सागवान इसके साथ नींद दराज होता इसका सर अपने बाजू पर रख गया था। उसके करीब आने पर नींद में भी अनायशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जो बेहद दिलकश और प्यारी थी। सागवान झुका था और इस मुस्कुराहट को अपने होंठों से चुन लिया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अनायशा की आवाज़ पर सागवान की आंख खुली थी। वो इसके सीने से चिमटी हुई थी। क्या हुआ सरदारनी, आप ठीक है? सागवान ने इसके माथे पर लब रखते नरमी से पूछा था। मुझे ठंड लग रही है। अनायशा इसकी पुरहरारत मौजूद में घुसने की कोशिश करती ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। उसको बुखार अब नहीं था, मगर शायद ठंड उसकी अभी भी नहीं उतर पा रही थी। रूम में हीटर ऑन था। जागवान ने इसे 2 कम्बलों में लपेटकर अपनी सीने से लगा रखा था, मगर इसकी नाजुक सी सरदानी की ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जागवान ने आगे होकर बेड पर रखा तीसरा कम्बल भी इसके ऊपर डाला था, मगर इस बार इसने अनायशा को अपने हाथ लगाते दोनों ही पर ही वो सारे कम्बल डाल लिए थे। अब अनायशा इसके साथ लगती इसके सीने पर सर टिका गई थी। सरदारनी, आप मेरी बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सागवान ने इसकी बंद आंखों पर बारी बारी लम्स छोड़ते उसे मुखातिब किया था। सागवान के आगे होकर बेड पर रखा तीसरा कम्बल भी इसके ऊपर डाला था, मगर इस बार इसने अनायशा को अपने साथ लगाते दोनों पर ही वो सारे कम्बल डाल दिए थे। हमेशा की तरह इस वक्त भी इसने एक मुट्ठी से सागवान के कॉलर को दबोचा हुआ था। सागवान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। चेहरा झुकाकर इसके हाथ की पुश्त को जूते हुए इसे अपने सीने में भेजता हुआ आंखें मूंद गया था। सुबह 11 बजे के करीब अनायशा ने किस्मसाते मंदी मंदी आंखें खोली थी, मगर खुद को किसी की आहनी गिरफ्त में महसूस करते इसका दिल धक से रह गया। अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें, पेट पर महसूस होते मजबूत हथेली का लम्स अनायशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। वो सागवान जतोई की नहायत ही करीब उसके साथ एक ही कंबल में मौजूद थी। अनायशा को कुछ समझ में ही नहीं आया था कि ये सब हुआ कैसे। वो भला यूँ सागवान जतोई की बाहों में क्यों सो रही थी। इसे इतना एटीट्यूड दिखाने वाला ये बंदा अपनी अकड़ ख़त्म करके इसके इतने करीब कैसे आया था। उसके साथ इस एक ही रूम में एक ही बेड पर सोया। इस ख्याल के आते ही अनायशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तो मतलब सागवान इसके साथ सोया था, मतलब उनके बीच इन उल्टी सीधी सोचों के साथ ही अनायशा की जान हलक में आन अटकी थी। अनायशा ने पहले अपनी पोजीशन चेक की थी। वो सागवान का कॉलर मुट्ठी में दबोचे दूसरा हाथ इसके सीने के गिर्द थमाइल के इस कंधे पर सर रखकर इसके साथ लगी आधे से ज़्यादा इसके सीने पर चढ़कर सो रही थी। अनायशा का चेहरा शर्म और खफत के मारे लाल हुआ था। इसने रात के मनाज़िर याद करने चाहे थे, मगर कुछ कुछ बातों से सिवा इसे कुछ भी याद नहीं आया था।
वो तो बाहर बैठी थी ना, फिर वो रूम तक कैसे आई थी? इसे बहुत सी बातें याद नहीं आ रही थी। अनायशा की नज़र जैसे ही अपने बाजू पर पड़ी, अपने कपड़े चेंज हुए देख इसका रंग फक हुआ था। मगर अगले ही लम्हे से इतना याद आ चुका था कि अपने कपड़े इसने खुद चेंज किए थे। कहीं कल के हवाले से मैंने सरदार के सामने कोई बकवास तो नहीं कर दी, कहीं इस वजह से तो ये मेरे साथ। अनायशा ने फ़ौरन अपने दोनों हाथ कहीं थे पीछे हटाना चाहा था, मगर जागवान के मजबूत हिसार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई थी। अनायशा को इसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। इसने जागवान के कंधे पर ही सर टिकाए नजरें उठाकर ऊपर देखा था। जागवान का चेहरा इसके बेहद करीब था। अनायशा झकझक इसे देखे गई थी। इसके जागते हुए तो कभी वो यूं इसे ध्यान से देख भी नहीं पाई थी। इस शख्स का रूप और आंखों की चमक ही ऐसी होती थी कि कोई इसके सामने टिक भी नहीं पाता था। अनायशा की नज़रें इसके अनाबी लबों और उनसे ऊपर सजी श्याम मूंछों पर थी, जो उसे बेहद पसंद थी। यह एतराफ़ अनायशा ने आज पहली बार अपने दिल से किया था। इसके दिल में उन्हें छूने की ख्वाहिश पैदा हुई थी, मगर हाथ बढ़ाते बढ़ाते वो वापस मुड़ गई थी। अगर जागवान जतोई जाग जाता तो इसकी खैर नहीं होने वाली थी, इसलिए वो बिना मज़ाहमत किए इसकी गिरफ्त से लगी बस उस शख्स की मकबूल मगर इंतहाई दिलकश नगोश को घूर रही थी। जब अनायशा की नज़र जागवान की ठोड़ी पर चमकते स्याह तिल पर पड़ी थी, बेसाख्ता अनायशा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसे जागवान का ये तिल बहुत पसंद आया था, जिसे हाथ बढ़ाकर छूने से वो खुद को रोक नहीं पाई थी। तुम बहुत बुरे हो जागवान जतोई, मुझे अपने कैदी बना लिया है तुमने, और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल और दिमाग पर भी अपना कब्जा जमा रहे हो। तुम मुझे अपना असीर बनाना चाहते हो ना, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जोगन बन कर रह जाऊँ। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम एक हाकिम मर्द हो, तुम फिर बाकी मर्दों की तरह मुझसे बुरा सलूक रवा क्यों नहीं रखा? क्यों मुझे इतनी अहमियत देते हो? मुबारक हो सरदार जागवान जतोई, तुम मेरे गिर्द जो जाल बुनते रहे हो, मैं बुरी तरह उलझ चुकी हूँ इसमें, और शायद अब जिंदगी में कभी ना निकल पाऊँ। पर मेरी एक बात याद रखना, मोहब्बत तो तुम्हें भी मुझसे करनी ही होगी। मेरी मोहब्बत से भी कहीं ज़्यादा शदीद मोहब्बत होगी तुम्हारी। मैं अकेली इस मोहब्बत की आग में नहीं जलूंगी जागवान जतोई, तुम्हें भी जलना होगा मेरे साथ। अनायशा उसके कंधे से सर टिकाए बहुत ही बारीक आवाज़ में बोल रही थी, इतना कि इसकी अपनी समातें बहुत मुश्किल से सुन पा रही थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि दूर से उसकी सांसों की आवाज़ सुन लेने वाला इसकी सरगोशी भी बआसानी सुन चुका था। उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट खेलकर मासूम हुई थी, वो जो अनायशा नहीं देख पाई थी। कुछ लम्हे ऐसे ही घूरते रहने के बाद अनायशा ने उसके सहार से निकलना चाहा था। बहुत धीरे से इसने जागवान का बाजू अपने ऊपर से हटाना चाहा था, मगर अनायशा की सेहत के हिसाब से वो इतना वजनी था कि अनायशा का ज़रा सा हटाते ही आहाम गई थी। इसने नज़रें घुमाकर जागवान को घूरा था और दोबारा पूरी शिद्दत लगाकर उसे हटाना चाहा था। वो अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाली थी जब जागवान ने इसकी कमर में बाजू हमाइल करते करवट बदलकर इसे बेड से लगाते पूरी तरह इस पर हावी हुआ था। अनायशा इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। इसने आंखें फाड़कर सागवान को देखा था, जो उसके दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उन्हें तकिए पर रखकर उसकी जानिब देख रहा था, जो इस वक्त इसे पूरी तरह होशो-हवास में लगी थी और अब उसे इसकी हरकत पर खूंखार नज़रों से घूर रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की सरदार साईं? अनायशा से अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर सागवान खामोशी से उसकी हरकतें मुलाहिज़ा कर रहा था। मेरी हिम्मत का अंदाज़ा भी नहीं हुआ आपको सरदारनी साहिबा, इसलिए इसके बारे में तो बात ही मत करें। रही बात करीब आने की, तो ये सब आपकी ख्वाहिश पर ही हुआ है। आप ही रात को नहीं चाहती थी कि मैं इस रूम से बाहर निकलूं। सागवान ने झुककर इसके दूधिया बाजू पर लब रखते अनायशा को लाल कर दिया था। वो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अनायशा इसकी बात पर शॉक हुई थी। तो क्या वो कल रात सफीना बेगम की कही बातों के बाद जागवान जतोई के सामने कोई ओल फोल बकवास कर चुकी थी? अनायशा दिल ही दिल में खुद को लताड़ कर रह गई। आप क्या क्या चाहती हैं मुझसे? रात को सब पता चल चुका है मुझे सरदारनी। अनायशा का चेहरा लम्हा ब लम्हा गुलाबी पड़ रहा था, जो देख जागवान जतोई के लिए अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हुआ था। हम यूं एक साथ रात भर तुमने तुमने कुछ हमारे बीच का कुछ, ये बात पूछती है अनायशा अंदर तक कांप उठी थी। चेहरा इस कदर लाल हो चुका था जैसे अभी इसमें से खून छलक पड़ेगा। इसकी घनेरी पलकें शर्मो हया से बोझल हो चुकी थी। किसी अनजाने एहसास से दिल इस कदर पूरी तरह धड़क रहा था जैसे अभी बस दिल तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसकी बात सुनकर जागवान जतोई का बरामद आने वाला छत फाड़ का अनायशा को मजीद शर्मिंदा कर गया था। मैंने पहले भी बताया था आपको सरदारनी, सरदार जागवान जतोई छुप छुपा कर करने खाने वालों में से नहीं है। अपने हक टंकी की चोट पर हासिल करके रहता है। जिस दिन इस इरादे से आपके करीब आया, उस दिन आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जागवान ने उसके कान के लू पर लब रखे थे, जबकि उसकी बेबाक बातें अनायशा का चेहरा छुपाने पर मजबूर कर गई थी। वैसे रात को आप जिस तरीके से मुझ में छुपने की कोशिश कर रही थी, बहुत बार ईमान डगमगाया था। तबीयत आपकी ख़राब थी, क़यामत के ज़ेरे असर रात मेरी कटी है। मैं अपने सब्र और शराफत का बहुत मीठा सा इनाम चाहता हूँ अभी। जागवान की खतरनाक इरादों और गोहर अफसाने पर अनायशा को खौफ और शर्म के मारे अपनी जान फना होते महसूस हुई थी।
कैसा इनाम सरदार ज़ाकवान जुतोई, तुम। अनायशा ने उसे बाज रखना चाहा था, मगर उसे बात का मौका नहीं मिल पाया। अपना इनाम भी ज़बरदस्ती वसूल करने की आदत है मुझे सरदारनी। इसकी बोलती बंद करता वो झुका था और अनायशा के चेहरे के एक एक नकूश को अपने होंठों से छूने लगा था, जबकि अनायशा तो इसकी इस बेबाकी पर खिलकर सांस भी नहीं ले पाई थी। इसने ज़ाकवान जुतोई के चुंगल से निकलना चाहा था, मगर हाथ उसी की गिरफ्त में कैद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई थी। मगर आज पहले दिन की तरह इसे ज़ाकवान जुतोई के लम्ब से उकताहट या झिझलाहट महसूस नहीं हुई थी, ना ही गुस्सा आया था। जो बात इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर गई थी वो पूरी तरह साहिर के शहर में जकड़ी जा रही थी, जो इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। ये मगरूर शख्स कभी इसका बनकर नहीं रहने वाला था, और वो अपने दिल की बर्बादी नहीं चाहती थी, जो इस दुश्मनी जान के ज़रा सी लम्स पर पागल हो उठता था। अनायशा के लिए ज़ाकवान जुतोई की ये शिद्दत भरी कुर्बत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त भी इसका जराना लम्स बर्दाश्त करते हुए वो बेहाल हो चुकी थी। ज़ाकवान की मूँछों की चुभन और होंठों की गुस्ताखियों की वजह से अनायशा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। क्या हुआ सरदारनी, ये बिखरी सांसें, ये बेकाबू धड़कनें मेरा नाम क्यों पुकार रही हैं? आपके नज़दीक तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो मेरे करीब आने से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई अपने इस ज़ालिम सरदार से? ज़ाकवान ने इसकी गर्दन और चेहरे की गिरलिपटी से जुल्फ़ें हटाते बेबाक अंदाज में इसकी गर्दन की स्याह तिल को घूरा था। इसके अंदाज पर अनायशा काँप उठी थी, मगर यहाँ इस सिचुएशन में भी सरदारनी अपना दिफ़ा करने से बाज नहीं आई थी। आपको बहुत बड़ी गलतफ़हमी है सरदार सिंह। अनायशा आज़म खान दुनिया के किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकती है, मगर ज़ाकवान जतोई से कभी नहीं। अनायशा इस बात से बेखबर कि वो इसकी सरगोशी सुन चुका है, फ़ौरन इसकी बात की नफ़ी करते बोली थी, जिसके जवाब में ज़ाकवान जतोई धीरे से मुस्कुरा दिया था। मुझे इंतज़ार रहेगा सरदारनी, कब आपका इज़हार करती हैं अपनी इस हार का। ज़ाकवान ने इसको चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। आपका इंतज़ार हमेशा इंतज़ार ही रहेगा सरदार सिंह, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा। अनायशा इससे अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवानी चाहिए थी जब ज़ाकवान उसकी गर्दन के नीचे हाथ ले जाता इसका चेहरा अपनी जानिब उठा चुका था। मैं जिसे चाहता हूँ पाकर रहता हूँ, ये इज़हार भी जल्द ही सुनूंगा, मैं जानता हूँ। और रही बात पानी की, तो अभी जो हासिल करने की मेरा दिल ख्वाहिश कर रहा है वो तो मैं हासिल करके रहूँगी। ज़ाकवान कतई साथ ही झुका था और अनायशा के लबों की नरमाहटें अपनी सांसों में उतारता चला गया था। अनायशा इस सितम की उम्मीद तभी तो नहीं कर पा रही थी। इसकी आंखों की पतलियाँ नाकाबिले यकीन हद तक सुखड़ गई थी। बातों के साथ साथ इस शख्स का लम्स भी इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। अनायशा ने इसके सीने पर दबाव डालकर इसे खुद से दूर करना चाहा था जब इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अनायशा ने इसे कॉलर सख्ती से पकड़ते दरवाजे पर होती दस्तक का एहसास दिलाना चाहा था, मगर ज़ाकवान जतोई तो जैसे इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा सुकून भरे और बेहतरीन लम्हे बर्दाश्त महसूस करता हर शय का होश भुलाए हुए था। जब काफ़ी देर बाद उसकी हालत पर रहम खाते ज़ाकवान ने उसे आज़ाद किया था। अनायशा बुरी तरह कांप रही थी, इसके नम आलूद होंठ अपने रंग से भी कहीं ज़्यादा सुर्ख हो चुके थे। अब मगर इसने अभी तक ज़ाकवान का कॉलर नहीं छोड़ा था। उसकी गिरफ्त अभी भी इतनी ही सख्त थी। ज़ाकवान इसके ऊपर झुका गहरी गहरी सांसें लेती अपनी सरदानी को घूर रहा था, जो इसकी इतनी सी वारफरदगी से घबरा चुकी थी। अनायशा की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसकी वजह से वो खुद भी नहीं जानती थी। सरदारनी, मेरे करीब आने पर भी आपकी आंखें नम होती हैं और मेरे करीब आने पर भी यही हाल है। आप क्या चाहती हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। ज़ाकवान इसकी आंखों पर होंठ रखे थे। अनायशा अब काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। इसने नज़रें उठाकर ज़ाकवान को देखा। तुमसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ ज़ाकवान ने, तो इसी में खुशी है मेरी, जाने दोगे मुझे? अनायशा ने उसकी शर्ट मुठियों में दबोचते चेहरा उठाकर इसे करीब आते अपने दिल को कुचलते सवाल किया था, जिसके जवाब में ज़ाकवान इसे बेतासर नज़रों से घूरने के बाद अपना गिरबान आज़ाद कर पाता उसके ऊपर से हटता बेड से भी उठ गया था। बाहर दस्तक होना बंद हो चुकी थी। क्या हुआ ज़ाकवान जतोई, अचानक से बोलती क्यों बंद हो गई? अनायशा भी इसके पीछे बेड से उठ खड़ी हुई थी। जब ज़ाकवान सिगरेट सुलगाता वापस पलटा था। मेरे इश्क में गिरफ्तार होने से इतना डर क्यों रही हो सरदारनी? क्यों फरार चाहती हो मेरी मोहब्बत से? ज़ाकवान ने धुआं हो इसके मुंह पर छोड़ते इस पल भर के लिए शॉक कर दिया था। इतनी खुदपसंदी अच्छी नहीं होती सरदार सिंह, ऐसा ना हो मुंह के बल गिरना पड़े। अनायशा से गुस्से से जवाब देती वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी, जब ज़ाकवान इसके पेट से बाजू हमाल करते इसे अपनी जानिब खींच गया था। अनायशा इसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर खौफज़दा हुई थी। अपनी गर्दन और कंधे पर महसूस होती इसकी गर्म सांसों पर अनायशा ने मुठ्ठियाँ मींच ली थी। वो जानती थी गुस्से में कोई ज़्यादा बोल गई है। एक बात हमेशा से याद रखना सरदारनी, सरदार ज़ाकवान जतोई को अगर कोई मुंह के बल गिरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन तुमने और ये दुनिया वाले ज़ाकवान जतोई का एक नया रूप देखेंगे, जिसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी।
अब तक तुम मुझे तड़पा रही हो। मैं बहुत ही नरमी और मोहब्बत से तुम्हारा हर बार बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर जिस दिन मैंने तुम्हें तड़पाना शुरू किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। ज़ाकवान उस कंधे पर अपनी शिद्दतों का निशान छोड़ता अनायशा को लरसने पर मजबूर कर गया था। ज़ाकवान जो तो रूम से निकल गया था, मगर अनायशा इस तरह अपनी जगह साकित तो साबित बुत बनी खड़ी थी। इसका दिल ज़ाकवान की बातों से ही बेचैन हो उठा था। ये शख्स इतना मुश्किल क्यों था उसके लिए? वो कैसे समझती इंसान को इससे मोहब्बत थी या सिर्फ एक मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था वो इसे? मगर इसे तो हमेशा ज़ाकवान जतोई के अंदाज में अपने लिए नरमी और मोहब्बत ही नज़र आई थी। अगर मुहर्रा ही बनाकर रखना होता तो वो इसे अब तक यूं सर पर बिठा कर ना रखता, इसके हर गुस्ताखी का जवाब भी मुस्कुरा कर ना देता। अनायशा को लगा था ये अकड़ू घमंडी सरदार इसे पागल कर देगा। आज रमजान की मेहंदी थी और सुबह से इसने ना कुछ खाया पिया था, ना किसी से कोई बात कर रही थी। इसने मेहरजान जो भी कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो इसकी कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। रमजान समझ चुकी थी कि इतने साल अपने बेटे से मिलने की वजह से वो मसरूफ़ होंगी, इसलिए वो उनसे नाराज़ नहीं थी। मगर वो इतना तस्लीम कर चुकी थी कि अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लम्हात में वो बिल्कुल अकेली थी। इसे संभालने, इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही भाभी की बुलाई गई लड़कियां इसे मेहंदी लगा कर गई थी। यहाँ मेहंदी और हल्दी का फंक्शन दिन में ही कर दिया जाता। ज़्यादा हल्ला गुल्ला और नाच गाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ही इसकी ससुराल वालियाँ मेहंदी और हल्दी की रस्म करके इसे मायूं का सूट पहना कर गई थी। इस वक्त वो मायूं के जड़ जोड़े में फूलों की ज्वेलरी पहने उदास और सोगवार सी बेहद हसीन लग रही थी। उसका ये सोगवार हुस्न देखने वालों पर क़यामत ढाने के लिए काफ़ी था। इसके नाम में चमकती नथ भी इस वक्त उदासी थी। इसकी शर्ट की स्लीव्स कैनियों तक फोल्ड की गई थी, क्योंकि मेहंदी से उसके दोनों बाजू को एंड तक भर दिया गया था। ट्राउज़र को भी टुकनों से ऊपर तक फोल्ड किए मेहंदी लगने से बचाया गया था। इसकी दूधिया पंडलियों पर सजी मेहंदी इसके सरापे की दिलकशी को चार चांद लगा रही थी। वो बेड पर तकिए के सहारे बैठी सर बेड ग्राउंड से टकराए आंखें मूंदे हुई थी, जब अचानक कमरे में इसे किसी की आवाज़ आई। इसने झट से आंखें खोली थी, मगर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने के बाद भी इसे कोई दिखाई नहीं दिया था। जरजान इसे अपना वहम समझती वापस से आंखें मूंद गई थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन का शिकार थी। जरजान को वापस अपने मुराकबे में जाता देख दिलशेर खिड़की से अंदर दाखिल होता इसे एहतियात से बंद कर गया था। पहले आवाज़ खिड़की का लॉक तोड़ने की ही थी, जिसे जरजान अपना वहम समझ रही थी। दिलशेर बेड से कुछ फासले पर खड़ा होता इसके सुहाने रूप को पुरशौक निगाहों से देखने लगा, जो जर्द जोड़े और फूलों की दिलफरेब खुशबू से महकती से कोई अप्सरा मालूम हुई थी। वो यकटक बेखुद सा उस हुस्न की मलका को तके गया, जो इस वक्त किसी और के नाम की मेहंदी लगाए किसी और की मायों की दुल्हन बनी बैठी थी। वो एक ज़माने में इसकी मोहब्बत इतनी आसानी से इस लड़की को बुला कैसे किसी और का होते देख सकता था। वो जरजान जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, गहरी पुरतब्श निगाहें महसूस करते अचानक से घबरा कर आंखें खोलते इसने सामने खड़े दिलशेर को देखा था। सरजान को लगा था ये उसका वहम है। पिछले इतने दिनों से ये शख्स पूरी तरह इसके दिल दिमाग पर छाया हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो इसे हर जगह दिखाई देने लगा था। वो सुबह से इसे कई बार अपने आसपास देख चुकी थी। इस वक्त भी इसे दिलशेर अपना वहम ही लगा था। इसने अपनी भीगती आंखों को बंद करते वापस पहली वाली पोजीशन इख्तियार की थी, जबकि दिलशेर इसकी इस रिएक्शन पर पहले शदीद हैरान हुआ था, मगर फिर अपनी इस दीवानी की कंडीशन समझते वो धीरे से मुस्कुरा दिया। वो इस नसीन दुशेज़ा से कुछ फासला बरकरार रखते हुए इसके करीब बेड पर आन बैठा था। जरजान की मेहंदी का डिज़ाइन इसकी आंखों के सामने था, मगर वो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये मेहंदी इसके नाम से खाली थी। दिलशेर ने अपनी पॉकेट से मेहंदी को निकालते जरजान का हाथ थामा था। इसका लम्स महसूस करते जरजान ने करंट खाते पट से आंखें खोल दी। जब सामने बैठे दिलशेर को देख इसके मुंह से बेसाख्ता चीख बरामद होने ही वाली थी, जब दिलशेर ने अपनी मजबूत हथेली इसकी नाजुक पंखुड़ियों पर जमाते इसकी चीख का गला घोंट दिया था। अनायशा ने जो किया इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा इसे। ये हमारी बेटी होकर इसने हमारे साथ इस दुश्मन का साथ दिया। बेनाज़ क्या यही तरबियत की थी तुमने अपनी बेटी की, जिसे ये नहीं पता कि इसका दुश्मन कौन है और अपना कौन। इसको अक्ल तभी आएगी जब वो सरदार उसकी हवेली वाले धक्के मारकर इसे वहाँ से निकालेंगे। फ़हीम खान का बस नहीं चल रहा था वापस जद्दोई हवेली जाकर अपनी भांजी का गला दबा आए, जिसने उन्हें इतने लोगों के सामने बेइज्जत करके रख दिया था। अपने शोहर का साथ देते उनको खोदे गए गड्ढे में उन्हें ही धकेल दिया था। वहाँ तो सरदार ज़ाकवान जत्तोई के सामने वो अनायशा को आंख उठाकर गुस्से की एक नज़र से भी नहीं देख पाए थे। जो बात देखते महनाज बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया था। इनका वो इत्मीनान अभी भी इसके चेहरे पर देखा जा सकता था। वो माँ थी अनायशा के लहजे में ज़ाकवान जत्तोई के लिए दिखाई देने वाली मोहब्बत एक ही नज़र में पहचान गई थी, और ये भी कि ज़ाकवान जत्तोई से ज़्यादा महफूज पनाहगाह उनकी बेटी के लिए कोई भी नहीं हो सकती थी, शायद वो खुद भी नहीं। और अब वो अनायशा की जानिब से मुतमईन हो चुकी थी। उन्हें अपना दामाद बहुत अच्छा लगा था, जिसे इतने टाइम से वो झुठलाती आई थी, मगर अब उन्हें अपनी इसी सोच पर पछतावा हो रहा था। वो बस एक बार अनायशा से मिलकर इसकी गलत सोचों को बदलना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि मिलकर ज़ाकवान जत्तोई इसके लिए सबसे बेस्ट था।
मगर वो ये भी जानती थी कि उन्हें ये मौका भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला था। बाबा सही हम ज़ाकवान जतोई का सर झुका नहीं पाए, मगर वो सर काट तो सकते हैं ना। ज़ाकवान जतोई एक अकेले ही ताकतवर है इस हवेली और कबीले में। अगर ऐसे ही ख़त्म कर दिया तो वो सब टूट जाएंगे और हम मज़ीद ताकतवर। ज़ाकवान जतोई के बाद इस कबीले में कोई ऐसा नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। इसके बाद अनाशा तो वैसे भी हमारे पास ही आ जाएगी। वैसे पप्पू, आपकी बेटी के हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं। ज़ाकवान जतोई के होते हुए तो इसे देखने का इत्तेफाक ना हो पाए शायद, मगर उसके बाद तो हमारी कज़न ने इसे हवेली में आना है। जाबिर खान की ज़ाकवान को कत्ल करने वाली बात सुनकर महनाज बेगम को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। और इसकी अगली बात की जाने वाली बात पर महनाज बेगम को दिल चाहा था कि अपनी बेटी के हवाले से अपनी भतीजी की बुरी नीयत देखकर खुद ही इसके सिर में गोलियां उतार दें। जाबिर, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। ज़ाकवान जतोई के साथ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे उसे हराना बहुत मुश्किल काम है, मगर उसे मारना भी आसान बिल्कुल नहीं है। इसका वो खास आदमी दिलशेर उससे कम बिल्कुल नहीं है। वो हमें कभी भी ज़ाकवान को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। हमें उन दोनों को एक साथ ख़त्म करना होगा। उन दोनों में से एक भी नहीं बचना चाहिए, तभी हमारा काम आसान हो जाएगा। फ़हीम खान को अपने बेटे की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। जबकि महनाज बेगम वहाँ बैठे अपने भाई और भतीजों की प्लानिंग सुनती पहलू बदलने के सिवा कुछ नहीं कर पाई थी। उन्हें अब भी किसी भी हाल में ज़ाकवान जतोई या दिलशेर तक इन लोगों की इस साजिश की खबर पहुँचानी थी। इस लम्हे जाबिर का फ़ोन बजा था जब महनाज बेगम वहाँ से उठने का इरादा रखती थी। वापस से वहीं टिक गई, मगर जाबिर खान ने फ़ोन रखते जो बात कही थी इसने महनाज बेगम के हाथ पैर फुला दिए थे। हमें जो भी करना है कल के दिन ही करना है। कल सुबह ज़ाकवान जतोई और दिलशेर ने एक साथ किसी बहुत अहम काम के लिए शहर के लिए निकलना है। मेरे बहुत खास आदमी ने मुखबरी की है। आप अपने आदमी को तैयार करें बाबा साईं। ज़ाकवान जतोई दिलशेर को मारने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई सरदारों के सरदार ज़ाकवान जतोई को मारने की प्लानिंग भी कर सकता है। जाबिर खान की बात सुनकर फ़हीम खान की आंखें चमक उठी थीं। महनाज बेगम को अपने भाइयों की ऐसी साजिशों का इल्म था, मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग इस हद तक गिर चुके थे कि लालच की खातिर किसी की जान लेने पर तुल जाते। उन लोगों के लिए उठते ही अपने रूम की जानिब भागी थी। दरवाज़ा लॉक करते उन्होंने ज़ाकवान का नंबर डायल किया था, मगर मुसलसल कई बार की कोशिशों के बाद भी ज़ाकवान की जानिब से कॉल पिक नहीं की गई थी। ज़ाकवान के बाद उन्होंने नायशा का नंबर भी डायल किया था, मगर इसका नंबर भी बंद देख महनाज बेगम की परेशानी कई गुना बढ़ गई थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि खुद ही उठकर वहाँ पहुँच जाए और ज़ाकवान जतोई को उसके सर पर मुंडलाते खतरे से बचा लें। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।